खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो का मौजू है महात्मा ज्योतिराव फुल्ले। ये महात्मा ज्योतिराव फुल्ले जी कौन थे? ये महाराष्ट्र के थे और जाति से जो नहीं वो मालवी थे, जिसको आजकल सैनी कहते हैं। और बहुत ही बड़े वो सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, थिंकर थे, विचारक थे, राइटर थे और इतने मेहनती आदमी थे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका नाम सारे हिंदुस्तान जानता है और जिसने हम जैसे गरीब लोगों को जो नहीं फंडामेंटल राइट दिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, संविधान दिया, वो भी जो बाबा साहब महात्मा जी को अपना गुरु मानते थे। वो जो सामाजिक गुरु मानते थे। बाबा अम्बेडकर जी अब कहते हैं कि मैं 3 आदमियों से प्रभावित हुआ हूँ। पहले महात्मा बुद्ध, दूसरे कबीरदास जी और तीसरे महात्मा ज्योतिराव फुल्ले। बाबा अम्बेडकर राव के 3 मोटो हैं: एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल। शिक्षित बनो, संगठन बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये तीनों उन्होंने जो नहीं ज्योतिराव फुल्ले जी से लिए थे। महात्मा फुल्ले जी जो थे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी थे। उन्होंने एजुकेशन के लिए इतना काम किया है इस देश के अंदर, दलित वर्ग के लिए या पिछड़े हुए लोगों के लिए, गरीब कुचले हुए लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के थे, चाहे वो ब्राह्मण भी थे। इतना काम किया कि आज तक किसी ने नहीं किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुल्ले भारत की पहली शिक्षिका थी। जब उनकी शादी सन 1840 के अंदर हुई तो फुल्ले साहब 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई 9 वर्ष की थी। वो अनपढ़ थी, लेकिन उन्होंने 1848 के अंदर कन्याओं के लिए पाठशाला खोली। ब्राह्मणों के बच्चों को जो नहीं वो स्कूल में टीचर लगाया, लेकिन ब्राह्मणों ने बायकाट कर दिया, क्योंकि उस समय जो नहीं पिछड़े वर्ग को, दलितों को और जो नहीं औरतों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और उनकी कन्या पाठशाला का विरोध किया। तब जो है नहीं खुद फुल्ले साहब ने स्कूल के अंदर पढ़ाया और फिर अपनी पत्नी को पढ़ाया। फिर उसको जो नहीं ट्रेनिंग करवाई टीचर की, और वो देश की पहली ट्रेंड टीचर थी सावित्रीबाई फुल्ले। उन्होंने 1848 के अंदर पहली पाठशाला खोली, जबकि वो 1827 के अंदर पैदा हुए थे, 11 अप्रैल 1827 को। उम्र देखो उतनी कितनी होगी उनकी। फिर 1849 में दूसरी पाठशाला खोली, 1851 के अंदर तीसरी बहुत बड़ी पाठशाला खोली और फिर ट्रस्ट बना करके पाठशालाओं की लाइन लगा दी महाराष्ट्र के अंदर। वो वेस्टर्न शिक्षा देते थे। और जो ब्राह्मण कहने से बहुत से भाई नाराज हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का मीन्स ये है जो नहीं पुरोहित का काम करते हो, जो कर्म कांडों का काम करते हो। हरियाणा के अंदर जो नहीं गौड़ ब्राह्मण है, और गौड़ ब्राह्मण के मैं कहता हूँ 100% के पास जमीन है, चाहे वो 1 एकड़ हो। और ये तारीख बताती, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कि जो ये हमारा हरियाणा है, दिल्ली के चारों तरफ 100 कोस 200 मील तक ये दिल्ली इसकी राजधानी थी, ये हरियाणा था। और दिल्ली जो नहीं वो सल्तनत का सत्ता का केंद्र रहा है, और इसके चारों तरफ की ज़मीन दिल्ली के नीचे डायरेक्ट रहती थी, जिसको खालसा लैंड कहते थे। खालसा फारसी भाषा का शब्द है, यानी यहाँ से दिल्ली का राजा डायरेक्ट टैक्स लेता था। ये छोटे मोटे दान दक्षिणा देने वाले राजा नहीं थे। राजस्थान के राजों ब्राह्मणों को तो दान दक्षिणा में ज़मीन मिल सकती है, लेकिन हरियाणा के जो गौड़ ब्राह्मण थे, मैं ये स्पष्ट कर दूं, उन्होंने जितना जाटों ने टैक्स भरा है उसके बराबर ही टैक्स भरा है। और मेरे गांव में खुद 80 एकड़ के गौड़ ब्राह्मण जमींदार हैं। वो खुद किसान हैं, हमारे से बढ़िया खेती करते हैं। इसलिए ब्राह्मण शब्द की बजाय अगर पुरोहित शब्द प्रयोग किया जाए कि वो कर्मकांड के, पुरोहित शब्द के वो खिलाफ थे, तो ये उचित होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हमारी आदत है लिटरेचर के अंदर हर जगह ब्राह्मणवाद का खंडन, ब्राह्मणवाद का विरोध ये लिखा हुआ है, इसलिए जबान पर चढ़ा हुआ शब्द है। दलित शब्द जिसको आजकल हमारी जन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। ये मेरे हाथ में, आपको भी गूगल पर मिल जाएगा।
24/3/2007 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरिजन और धोबी कहने पर वो लगा दिया, बैन लगा दिया है। क्यों लगाया? लड़की थी एक मंजू देवी, धोबियों की लड़की थी, और एक अरिजीत सिंह आलूवालिया था, वो उसके मकान के ऊपर गया, बदतमीजी की कि उसको हरिजन कहा और उसको धोबी कहा। उसने पटना हाई कोर्ट के अंदर केस डाल दिया, वो हार गई। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और वो जीत गई। और 24/3/2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द कहने के ऊपर जो नहीं वो पाबंदी लगा दी। लेकिन हमारे देश के नेताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो हर घटना का फायदा उठाते हैं, पॉलिटिकल फायदा। इसी तरह के एक दलित नेता हैं बीपी मौर्य, यूपी के, भाजपा में है शायद, लेकिन पार्टी भी बदलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, अखबार की कटिंग है ये भी इसी फैसले के अंदर गूगल पर लिखी हुई है कि हरिजन तो वो बच्चे होते थे जो देवदासियों के पैदा होते थे। साउथ इंडिया के अंदर एक प्रथा थी, गरीब लोग छोटी छोटी कन्याओं को बचपन में ही मंदिर के अंदर चढ़ा देते थे, उनको देवदासियां कहा जाता था। और फिर जो पुजारी लोग थे, पुरोहित लोग, वो उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, और उनसे बच्चे पैदा होते थे, और उन बच्चों को हरिजन कहते थे। बीपी मौर्य यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि अगर हम हरिजन हैं तो बाकी कौन है? बाकी तो शैतान की औलाद है। फिर ये शैतान शब्द कुरान शरीफ के अंदर जो नहीं प्रयोग किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये रूलिंग क्लास एक है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे शूद्र है, चाहे बीसी है, चाहे वो 36 आजकल 3000 जातियाँ हैं, किसी भी जाति का हो। समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जाता है, और महात्मा फुले ने इन्हीं दो चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो जाति व्यवस्था के भी, वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ थे। जब 1848 के अंदर वो अपने एक दोस्त, अपने सखा अपने एक मित्र की शादी के अंदर गए, तो उनके साथ ब्राह्मणों ने जो नहीं वो व्यवहार किया कि आप गलत व्यवहार किया, आप अछूत जाति के हैं, और उन्हें वापिस आना पड़ा। उसी दिन उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस जाति व्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए, और उनके दिमाग में आया इसको लड़ाई से, क्रांति से 100 ब्राह्मण, 1000, 1 लाख ब्राह्मण को मारा जा सकता है। लेकिन इसका असली मूल कारण क्या है? इसको एजुकेशन का हथियार उन्होंने प्रयोग किया, और इसलिए उन्होंने 1848 के अंदर पहला स्कूल खोला। और नोट करने वाली बात यह है, उसमें 6 कन्याएं आई थी, जिसमें 4 ब्राह्मणों की थी और 2 दलित वर्ग की थी। और ये दलित शब्द भी पहली बार महात्मा फुले ने प्रयोग किया था। तो मैं, और उसके अंदर टीचर जो नहीं वो थे, ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मणों ने विरोध करके उनकी नौकरी छुटवा दी। फिर महात्मा फुले ने जो नहीं, ज्योतिराव ने खुद स्कूल में पढ़ाया, अपनी पत्नी को जो नहीं टीचर बनाया, पढ़ाया। यहाँ तक कि 1848 में ही ब्राह्मणों के विरोध के कारण उनके पिता गोविंद राव ने जो नहीं उनको घर से निकाल दिया। और उनको शरण किसने दी? उस्मान शेख, एक मुसलमान ने, और उसकी बहन थी फातिका शेख। उसने ये जो मुसलमान लोग पहनते हैं बुर्का, उसको फेंक दिया, और सावित्री बाई जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, और स्कूल शिक्षा में। और दोनों ने ट्रस्ट बनाए, 18-19 स्कूल खोले। फातिमा शेख, ये तो देश का डिवीज़न हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गए, इस देश के नेताओं ने बना दिए धर्म के नाम पर। लेकिन और हम फातिमा शेख का नाम नहीं जानते, लेकिन उस बहन का भी कम योगदान नहीं है क्षत्रिय शिक्षा के अंदर। महात्मा फुले जी कहा करते थे, ये जो आज नारा लगाते हैं लोग वोट लेने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो नकली हैं। महात्मा फुले जी कहा करते थे, एक बेटी के पढ़ाने से, एक महिला के पढ़ाने से 2 घर सुधरते हैं, जबकि बेटे को पढ़ाने से 1 घर सुधरता है। तो ये सोच महात्मा फुले जी से ली है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ये शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये शब्द जो नहीं फुले साहब से लिए हैं, और उनको अपना सोशल सामाजिक गुरु मानते थे। और बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी, शूद्र कौन है,
और उस किताब को वो जो कहते हैं नहीं, ये मैं उसको समर्पित करता हूँ अपने गुरु को, माँ बाप को, तो वो जो नहीं महात्मा फुल्ले को समर्पित करते हैं उस किताब को। बाबा साहब संस्कृत जो नहीं, ये देव भाषा इसको नहीं मानते थे। वो भगवान में विश्वास रखते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वेदों और पुराणों को वो भगवान का लिखा हुआ नहीं मानते थे। इस देश के अंदर पहला आदमी हुआ जो ये कहता था तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर सोचो, जो साइंटिफिक सोच बनाओ, वो था महात्मा बुद्ध, जिसने धर्म दिया। क्या दिया उसने धर्म दिया। वह संसार दुखों का घर है, संसार में बहुत से लोग दुखी हैं। दुखी क्यों हैं उसका कारण दिया। कारण है इच्छाएं। दुखों को कम कैसे किया जा सकता है, इच्छाओं को कम करके, उसके लिए उसने अष्ट प्रधान मार्ग दिया। आत्मा, वो कहता आत्मा होती नहीं, महात्मा बुद्ध जी। और आजकल तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं वो नास्तिक था, लेकिन हमारे पुरोहितों ने उसको भी जो नहीं अवतार बना दिया, इसलिए हिंदुस्तान से जो नहीं बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। इसी प्रकार जो नहीं रीजन के आधार पर, तर्क के आधार पर सोचने वाला जो नहीं कबीरदास से बड़ा कोई संत नहीं हुआ साहित्य के अंदर। वो हिंदू धर्म पर भी चोट करते हैं, कुरूतियों के ऊपर, और मुसलमान धर्म पर भी चोट करते हैं। कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को बजे सोरी का वही। यही बात जो नहीं महात्मा फुल्ले कहते हैं कि खुदा एक है, हम उसके बच्चे हैं, और डायरेक्ट एंटीना मिलाओ खुदा से, बीच में बिचौलियों की जरूरत नहीं है। जो बीच के अंदर कर्म कांड और पुरोहित फंस गया, इसके फुल्ले साहब विरोधी आदमी थे। 1827 के अंदर उनका जन्म हुआ। उनका परिवार जो नहीं वो माली था, गार्डनर, और जो नहीं वो फूलों का काम करते थे, इसलिए उनके नाम के साथ फुल्ले जुड़ गया। माली जाति के बारे में ये दी पंजाब कास्ट किताब है डेंजल इबिटसन की, जो करनाल के ICS ऑफिसर थे, करनाल में के कलेक्टर रहे हैं, अंग्रेज थे, और उन्होंने ये बड़ा डिटेल के अंदर लिखा है। इसके अंदर कई पेज हैं ये, द माली एंड सैनी कास्ट, और फिर आगे लिखते हैं द अराई बागबान एंड मलियार कास्ट, और ये 8-7 बड़ा डिटेल है। अगर मौका मिला तो मैं माली कास्ट के ऊपर भी एक जोनी वीडियो बनाऊंगा। वो लिखते हैं कि ये माली जाति जोनी वो खेती का, एक कहावत हरियाणा के अंदर, गुज्जर के 100 किले, जाट के 9 किले और माली के 2 किले बराबर होते हैं। यानी गुज्जर तो ज़्यादा पशुपालन करते थे, इसलिए वो जो पशुओं को चराने के लिए ज़्यादा एकड़ की ज़रूरत होती थी, इतनी आमदनी होती थी। जोनी जाट 9 किले वो खेती करता था, और माली जो है वो फूलों की खेती, सब्जी की खेती करता था। अक्सर शहर के नज़दीक रहते थे, व्यापार करते थे, इसलिए वो इतनी ही आमदनी 2 एकड़ के अंदर पैदा कर लेता था। पूरे पंजाब के अंदर आप देखोगे, ये ज्वाइंट जो पंजाब था, पाकिस्तान वाला और पंजाब, हिसार और जींद में इनको माली कहते हैं। अम्बाला और करनाल जिला यमुनानगर वगैरह में उधर इस जाति को सैनी कहते हैं। पंजाब के अंदर आराई कहते हैं, रावलपिंडी रीजन में बागबान कहते हैं। नाम अलग अलग हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। आपने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक का नाम सुना होगा। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, भुट्टो ने बनाए थे। वो जोनी जालंधर से गए हुए अराई जाति के थे, सैनी थे। आज भी अराई जाति जोनी पाकिस्तान के अंदर बहुतायत के अंदर पाई जाती है, और वो खेती बाड़ी में एक्सपर्ट है। इसी तरह से फुल्ले साहब भी जोनी वो एक सैनी का, वो माली का, वो आजकल सैनी जाति ने बड़ी तरक्की की है। अशोक गहलोत पिछली प्लान में जो नहीं वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे। इस प्लान के अंदर श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये जाति जो है नहीं, हालांकि ये OBC में आती है, बैकवर्ड क्लास में, लेकिन एक किसान जाति है। और जाट, सैनी, अहीर, गुज्जर, ये सब, इन सब का ओक्का सीर का है। एक ओक्का इकट्ठा पी लेते हैं, इसका मतलब इनका स्टेटस बराबर का है। जो जातियाँ इकट्ठा ओक्का पीती हैं, ये ओक्का हमारे समाज की पहचान है। इसका मतलब ये वो सामाजिक स्तर उनका लगभग एक जैसा है। वैसे हर आदमी अपनी अपनी जाति की बढ़ाई करता रहता है।
तो मैं जो कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो नहीं संघर्ष सिखाया लोगों को, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और उनकी एक कविता है, वो उन्होंने कविता लिखी थी शिक्षा का महत्व। उनकी एक कविता है, बिन विद्या मति गई, मति बिना नीति गई। भाई बिना एजुकेशन के जो नहीं आदमी को बुद्धि नहीं आएगी, और बुद्धि नहीं होगी तो उससे कानून नहीं बनेंगे, नीतियाँ नहीं बनेंगी। नीति बिना गति गई, और नीतियाँ नहीं होंगी तो वो एक्शन में नहीं आएगा आदमी, गति नहीं होगी। गति बिना बीत गया, और काम में नहीं करेगा तो धन नहीं आवे। एंड बीत गया, बीत बिना सुधर गए। भाई उस टाइम जो नहीं शूद्रों को, दलित क्लास को, बैकवर्ड क्लास को प्रॉपर्टी रखने का हक नहीं था प्राचीन काल में, इसलिए वो वेदों के, मनु के जो नहीं वो खिलाफ थे। तो वो ये कहते हैं, कार्ल मार्क्स ये कहता दुनिया की सारी क्रियाएं धन के चारों ओर घूमती है। इसी बात को बाबा फुल्ले कहते हैं। तो बाबा फुल्ले जो नहीं ही वाज ए प्रैक्टिकल मैन, और उसने अनेक काम किए। जो नहीं क्या क्या काम किए, 1854 के अंदर उसने विधवा आश्रम खोला, नाइयों की हड़ताल करवा दी थी। इतना कंट्रोल था उसका सोसाइटी के ऊपर कि विधवा के बाल नहीं काटेंगे हम। और जो बाबा साहब फुल्ले साहब के कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी का, काशीबाई का लड़का जो घर में ही पैदा किया था, उसको उसके आश्रम में पैदा हुआ था, उसको गोद लिया, उसका पुत्र था, उसको डॉक्टर बनाया, और समाज सुधार के लिए, गरीबों की मदद के लिए अनेक हॉस्पिटल खोले। उन्होंने जो नहीं 1800 अनेक काम किए। उन्होंने 1857 के गदर के अंदर उनके स्कूल बंद भी हो गए थे, क्योंकि फंडम आनी बंद होगी। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा स्कूल खोले। छुआछूत को ख़त्म करने के 1868 के अंदर उन्होंने अपने घर के सामने एक कुआं खोद लिया था, जिस पर सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के थे, पानी भरते थे। 1873 के अंदर उन्होंने पहली किताब लिखी, गुलामगिरी। और ये किताब इतनी प्रसिद्ध है, गुलामगिरी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के अंदर आए, तो मराठा ने जो महाराष्ट्र के एक नेता छगन भुजबल ने, मेरे हिसाब से उस टाइम शायद चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बराक ओबामा जी को ये गुलामगिरी किताब भेंट की थी। ये 1873 के अंदर जो है नी बाबा महात्मा जी ने लिखी थी। 1888 के अंदर महात्मा की उपाधि लोगों ने बम्बई की एक सभा के अंदर लोगों ने जोनी फुल्ले साहब को दी थी। 1888 में उनको अदरंग भी मार गया था, और वो जोनी फिर 1890 जोनी नवंबर 1890 को स्वर्ग भी सिधार गए थे फुल्ले साहब जोनी वो। लेकिन उन्होंने मरने से पहले ऐसी नींव रख दी, ऐसा बीज बो दिया जो आज वृक्ष बन चुका है, और जो नहीं बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जितना अगर आज ये रिजर्वेशन है, भारत का संविधान है, तो ये महात्मा फुल्ले की देन है। मैं तो ये मानता हूँ महात्मा फुल्ले ने जो नहीं इस समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए इतना ज़्यादा काम किया। 1877 के अंदर उन्होंने एक अखबार निकाला जिसका नाम था दीन बंधु। उसके अंदर किसानों की समस्याओं को उठाया जाता था। देश के अंदर एग्रीकल्चर एक्ट बनवाने वाले जो थे ना, महात्मा फुल्ले थे। लेकिन लोग, आजकल जातिवाद का दौर है, किसान आंदोलन में भी उनकी तस्वीरें नहीं लगाई गई, क्योंकि नेता और समाज सुधारक भी जातियों के साथ बांध दिए गए हैं। मुझे तो पता नहीं ये कहाँ पहुँचेगी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, ये देश हजारों साल तक गुलाम रहा। क्यों रहा? क्योंकि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ था, और ये जाति और अनटचेबिलिटी बहुत बुरी चीज़ है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने बगैर ब्राह्मणों के जो नहीं वो शादियाँ करवानी शुरू कर दी। ब्राह्मण जो नहीं, पुरोहित कोई ज़रूरी नहीं है शादी के अंदर, और उसको चैलेंज भी किया गया। पुरोहितों ने चैलेंज किया कि शादी तो करवा सकता, लेकिन उसका दान हमें मिलना चाहिए। और आप जिला कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट में जो नहीं फुल्ले साहब केस भी हार गए। फिर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस किया, और वहाँ खुद केस लड़ा और उसकी पल्ली दी। उन्होंने अपोजिशन के वकील से पूछा, क्या आप घर पर दाढ़ी बनाते हो? बनाते तो क्या उसके पेमेंट जो नहीं नाई को करते हो? आपकी बीबियाँ, हम सबकी बीबियाँ घर पर कपड़े धोते हैं, क्या हम उसकी पेमेंट धोबी को करते हैं?
अगर शादी मैं करवाता हूँ या मेरे सत्यशोधक समाज के वर्कर करवाते हैं तो उसकी दक्षिणा ब्राह्मणों को कैसे जाएगी। तब जज ने लिखा नो वर्क नो पेमेंट, एक ही लाइन में। तो ऐसे थे महात्मा फुल्ले। उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनके कामों को गिना नहीं जा सकता। मुझे वीडियो इसलिए छोटी बनानी पड़ रही है क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं। बाकी ये मैंने लिखे हुए हैं उनके पास अनेक, जो नहीं उसकी किताबें पढ़ के उन्होंने जो नहीं कई किताबें लिखी। गुलामगिरी लिखी, किसान का कोड़ा नामक किताब लिखी 1884 के अंदर। ब्राह्मणों की चालाकी, ब्राह्मणों का चातुर्य 1869 के अंदर लिखी। गुलामगिरी 1873 में लिखी। वो बहुत अच्छे लेखक थे और उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। तो वो चिंतक भी थे, लेखक भी थे, थिंकर थे, समाज सुधारक थे। समाज के लिए ही काम करते करते सारा जीवन लगा दिया। और आज जो बहुत सी जातियों का सोशल स्टेटस भी उठा है और इकोनॉमिक स्टेटस भी उठा है, क्रेडिट गोज टू महात्मा ज्योतिराव फुल्ले। ये सब महात्मा फुल्ले का जो नहीं उनको क्रेडिट जाता है। उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और हमें जो नहीं उनको याद रखना चाहिए। उनके सत्यशोधक समाज का 1936 के अंदर कांग्रेस के अंदर विलय भी हो गया। और जो नहीं वो सकोटी स्कूल, पहले वो मराठी स्कूल में दाखिल हुए पढ़ने के लिए और उसके बाद जो नहीं वो 3 साल पढ़ाई छूट गई आर्थिक तंगी के कारण। फिर वो जो नहीं इंग्लिश स्कूल, जो मिशनरी का स्कूल था, स्कॉटिश मिशन स्कूल, उसके अंदर दाखिल हुआ, अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ी और उसी के बाद वो वेस्टर्न शिक्षा के जो नहीं वो उसका फेवर करने लगे क्योंकि वहाँ उन्होंने देखा लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। इस जो नहीं बेटियों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लड़कियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी के लिए उन्होंने प्रयास किया। और नेल्सन मंडेला जी एक बात कहा करते थे, नेल्सन मंडेला जी एक बात कहा करते थे कि उन्होंने लिखा है मंडेला साहब ने, नेल्सन मंडेला ने कहा दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। इसीलिए जो नहीं वो शिक्षा का प्रचार किया। इस बात को फुल्ले साहब ने मंडेला साहब से भी बहुत पहले समझ लिया था। एक और दूसरे जो नहीं हिस्टोरियन हुए हैं अस्टन स्मिथ अंग्रेज, वो लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने लोग बने हुए हैं जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में बंटकर अपने देश का दुर्भाग्य लिख रहे हैं। फुल्ले साहब ने इसी जाति और धर्म के ऊपर चोट की और उसने कहा सभी इंसान बराबर हैं। उन्होंने एक बार जो है नहीं शिक्षा वह हथियार है जिसके बल पर शूद्रों, अति पिछड़ों और महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जा सकती है। सही और गलत का जो अंतर सिखाता है उसका नाम शिक्षा है। वे चाहते थे कि देश में शिक्षा एक जैसी हो। चाहे एक बार मनोहर लाल लोहिया ने भी लोकसभा के अंदर कहा था, नेहरू जी जब तक देश में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा एक जैसी नहीं होगी तब तक आपके समाजवाद का कोई फायदा नहीं है इस समाज को। इसी तरह जो नहीं फुल्ले साहब जी समाज को अंदर बराबरी चाहते थे, एक जैसी शिक्षा चाहते थे, एक जैसे हॉस्पिटल चाहते थे। तो उन्होंने शिक्षा के लिए इतना काम किया है। और चौधरी छोटू राम जो हमारे हरियाणा के नेता रहे, बहुत बड़े नेता हुए हैं, वो भी कहा करते थे ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द सोसाइटी। केवल शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो इस समाज के भाग्य को बदल सकता है। इसलिए भाइयों मैं लाख लाख नमन करता हूँ महात्मा फुल्ले जी को और उनको बड़ा पसंद करता हूँ। बहुत सी बातें रह भी गई क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। जय भारत।